आज कोविड को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव आहलूवालिया। आप वाइस डीन हैं संतोष डेंटल कॉलेज से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आहलूवालिया सनसेट टीवी की तरफ से। नमस्कार डॉक्टर आहलूवालिया, इस समय हम सब जानते हैं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका हम सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मामले में जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है और साथ ही जो ये लहर है, इसे लेकर हम खुद को थोड़ा लकी भी मान रहे हैं कि जो दूसरी लहर थी उसके मुकाबले अगर हम देखें तो एक तरह से मॉर्टेलिटी कम है, अस्पताल में लोगों को भर्ती होने की ज़रूरत कम पड़ रही है। लेकिन इस बीच तमाम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम कहें कि जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं या फिर जिनकी एज ज़्यादा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आईसीयू बेड की भी ज़रूरत पड़ रही है, कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं। और साथ ही अब लहर को लेकर कहें तो छोटे शहरों की तरफ ये लहर अब जा सकती है, ऐसी भी अब आशंकाएं हैं, संभावनाएं हैं। ऐसे में मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि जो इथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको लेकर आपका एक्सपर्टीज भी है, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी कि मान लीजिए अगर किसी जगह आईसीयू बेड्स हैं और उस अनुपात में अगर देखें मरीजों की संख्या अगर ज्यादा है तो क्या इथिकल प्रैक्टिस है, कैसे ये डिसाइड होता है कि किसे आईसीयू बेड मिलेगा? नमस्कार मैम, ये बड़ा वाजिब सवाल है। और दूसरी लहर में हमने देश भर में सारे प्रांतों में ये देखी है, ये प्रॉब्लम सबने महसूस की है, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में, कि जो नंबर ऑफ पेशेंट जिनको बेड और आईसीयू और वेंटिलेटर रिक्वायर्ड है वो काफी ज्यादा हैं और नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल कम है। सो ऐसे में हेल्थ केयर वर्कर की सिचुएशन बड़ी खराब हो जाती है। मानिए कि एग्जांपल, ये एक 75 ईयर ओल्ड पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है और उसकी स्थिति नाजुक है और वो डिटीरिएट हो रहा है। एट द सेम टाइम एक 22 ईयर ओल्ड सन है, बच्चा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो जिसको लाइफ सपोर्ट की जरूरत है। और ऐसा भी हुआ है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के ही वाइफ या हस्बैंड वो इतना इसमें जूझते रहे कि उनको भी लाइफ सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, उनके फैमिली मेंबर्स को। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये बहुत ही बायोएथिकल डिलेमा है, काफी लेंथ तक डिस्कस हुआ है। इसमें थोड़े प्रिंसिपल्स होते हैं कि यूटिलिटी देखते हैं कि कई बार एक की जगह ज्यादा लोग बच पाएं, ऐसा देखा जाता है कि यूटिलिटी कैसी हो। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है और कई बार हेल्थ केयर वर्कर के डिसीजन पे छोड़ दिया जाता है। हर इंस्टीट्यूट का एक इंस्टीट्यूशनल एथिकल रिव्यू बोर्ड होता है जी। तो वो जो डॉक्टर्स हैं, जो एनेस्थेटिस्ट हैं, जो फिजिशियन हैं, मैनेजमेंट है, सोशल वर्कर हैं, लॉयर हैं वहाँ की संस्था के, वो सारे मरीजों के जो रिलेटिव्स हैं उन्हें बुलाकर बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं और कोई ना कोई इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पेशेंट फॉर्मूला निकालते हैं कि सबके लिए बेनिफिशियल हो। बट डेफिनेटली ये एक इशू है। लकीली इस वेव में अभी तक इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी है, हमें ये प्रॉब्लम फिर से नहीं आई है। सो आई होप इट रिमेन ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर आहलूवालिया, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है सर कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो अलग अलग लैबोरेटरीज हैं और जब हम बात कोविड रिपोर्ट की करते हैं तो उसमें कई बार फेक रिपोर्ट्स भी बना दी जाती है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी, या फिर कई बार ये भी होता है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव दिखाया जाता है। सर, ये जो सिचुएशन है या इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है सर? क्या कुछ इसके लिए डूस और डोंट्स हैं एथिकली? हाँ, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिस है। और क्या होता है कि जब आप रेगुलेशंस बढ़ाते हो तो उतने ही पब्लिक पे प्रेशर पड़ता है। सपोज अब आपको ट्रैवल करना है जी, सडनली आ जा, डिपेंडिंग ऑन क्या फेज चल रहा है वेव का, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट ओवरनाइट रूल भी बदल जाता है कि अब आपको सेकेंड वैक्सीन रखनी है, अपने पास सर्टिफिकेट, अब आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव होना चाहिए, वो भी पिछले 24 आवर्स में। और कई बार आदमी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, अर्जेंट है, तो लोगों पे प्रेशर पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है आप कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करो। और ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज टाइट भी हो रही हैं, काफी लैब्स ऐसी पकड़ी भी गई हैं, दिल्ली में भी, ऑल ओवर द कंट्री, एनसीआर में, और उनके लाइसेंसेस बंद भी किए गए हैं। आई थिंक सरकार ठीक टाइम पे इस पे सतर्क हो गई है एंड इस पे फोकस और नजर है लोगों की। बिल्कुल। डॉक्टर आहलूवालिया, एक चीज और है, क्योंकि अभी हम वेरिएंट्स की लगातार बात कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी वेरिएंट आ सकते हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। लेकिन एक पेशेंट को कैसे पता लगे कि वो कौन से
वेरिएंट से संक्रमित है, ये पेशेंट को पता नहीं लग पाता क्योंकि टेस्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव बिल्कुल। रिपोर्ट भी आती है। तो ये कितना एथिकल है, इसको कैसे समझें हम? हाँ, बिल्कुल, ये भी एक समस्या। लकीली क्योंकि ओमिक्रॉन ने इतना अभी उस तरह का रूप नहीं लिया है, तो अब आज की डेट में अगर पेशेंट को सिम्टम आते हैं और वो अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट कराता है, तो उसे यही पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसे उस टेस्ट से ये नहीं पता चलता कि उसको ओमिक्रॉन है या उसे डेल्टा से इन्फेक्शन हुई है। अब एक्चुअली एक टेस्ट होता है जिसे एस जीन ड्रॉप टेस्ट कहते हैं। ये इस वायरस का क्या हुआ है, ये वायरस इतने 1-1.5 साल में ये म्यूटेट हुआ है। म्यूटेट हुआ है मतलब इसके तरह तरह के जीन्स हैं, जैसे एस जीन है, एन जीन है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर इनमें से कोई भी जीन आरटी-पीसीआर टेस्ट करता है तो हम उसे मानते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये जी। कोविड पॉजिटिव है। लेकिन अगर उसमें एस जीन नहीं है, एस जीन ड्रॉप आउट है, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि पेशेंट को ओमिक्रॉन है। इसके लिए थोड़ी जीनोमिक स्टडी करनी पड़ती है। कुछ स्टेट्स ने लेकिन ऐसे किट्स खरीदे हैं जो आरटी-पीसीआर के टाइम ही बता दें आपको कि कि आपको ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। ये एक एस जीन ड्रॉप आउट टेस्ट से पता चलता है। क्योंकि ये ओमिक्रॉन इतना हावी नहीं हुआ हम पे, हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी कि हमें अर्जेंट में पता लगा लें कि ओमिक्रॉन है या डेल्टा है, क्योंकि दिस रिक्वायर्स लिटिल बिट मोर एलैबोरेट टेस्टिंग, ठीक। जीनोमिक टेस्टिंग। ओके डॉक्टर अहलूवालिया, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है सर कि आज के समय में जो फ्लू है या फिर जो वायरल है, जिसमें हम देख रहे हैं कि थ्रोट इन्फेक्शन है, सर्दी जुकाम है, हल्का बुखार है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये मोर और लेस कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं सारे। तो क्या ये माना जाए कि ये कोरोना ही है, ओमिक्रॉन ही है, या फिर ये वायरल इन्फेक्शन या वायरल फ्लू जैसा होता है वो है? क्या समझे सर, अंतर कैसे इसका तय किया जाए? आज की डेट में तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आपको अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। कोई भी जनरल यू शुड नॉट पैनिक। आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी से थोड़ा आपको घर में आइसोलेट करें और इमीडिएटली अपने जनरल फिजिशियन को टेली कंसल्ट पे ही कॉन्टैक्ट कर लें। अगर आप वो डॉक्टर आपसे मिलना चाहता है या आपको टेस्ट एडवाइस करेगा, या आजकल रैट टेस्ट भी है जो एट होम कर सकते हो, और उसमें आपको 20 मिनट्स में पता चल जाता है। जो होम टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट जिसे हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कहते हैं, रैट टेस्ट, उसमें 2 लाइनें होती हैं, एक सी लाइन एक टी लाइन। अगर वो लाइनें आ जाती हैं मतलब कि आप पॉजिटिव हो। रैट टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव निकलता है तो मान लो कि वो सही है, आप मोस्ट लाइकली पॉजिटिव ही हो। जी। फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर कोमॉर्बिडिटीज, आपको कोई और इशू है, जो आपका जनरल फिजिशियन है आपको आपकी स्पेसिफिक सूटेबल प्रिस्क्रिप्शन और आपकी मैनेजमेंट करेगा। यू शुड, आज की डेट में इफ यू गेट अ सिम्टम यू शुड नॉट पैनिक एंड यू शुड आइसोलेट योरसेल्फ, बिकॉज देयर आर मोर चांसेस कि आपको ओमिक्रॉन भी हो, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अहलूवालिया, आखिर में एक सवाल और, क्योंकि डेंटिस्ट्री भी आपका एक्सपर्टीज है, थोड़ा मैं समझना चाहूंगी। पिछली बार हमने वेव में देखा ब्लैक फंगस की काफ़ी शिकायतें रहीं और वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम, मुंह, जबड़े, आंखों तक भी फैला। इस बार सिचुएशन क्या है, और जो लोग डेंटिस्ट को विजिट करना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल क्या सलाह है? समय वो इलाज लें या क्या किया जाए? हाँ मैम, जब ये वायरस आया था तब सारे वर्ल्ड को इसने बाय सरप्राइज ले लिया। अब क्या है कि इतने टाइम में इसमें काफी रिसर्च हो चुकी है, काफी लोगों का एक्सपीरियंस, कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, वेबिनार्स हुए हैं, तो सारे इंटरनेशनली ग्लोबली सारे डॉक्टर्स भी, डेंटिस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक जगह की जो दिक्कत आई है या एक जगह की जो एडवांसमेंट है, वो किसी भी वर्ल्ड में या देश के दूसरे कोने में बैठा डॉक्टर उसका एडवांटेज ले पाया है। कमिंग टू ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन होती है जो कोविड के पेशेंट में जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, जो स्टेरॉइड पे हों और जो अननेसेसरली इलैबोरेट एंटीबायोटिक्स ले रहे हों, वो थोड़े इसमें प्रोन हो जाते हैं। और ये एक्चुअली ब्लैक नहीं होती है, लेकिन जब ये हड्डी तक जाती है ये हड्डी को डेड कर देती है और हड्डी का कलर ब्लैक होता है। ओके। तो इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। अब वी नो कि सेकंड वेव में इसने काफी डिस्ट्रक्शन की थी।
आई थिंक 21 दिसंबर तक इसमें मोर देन 50,000 केसेस इंडिया में थे। और इस थर्ड वेव में इतना नहीं पाया गया है कि, लेकिन अभी रिसेंटली जनवरी में ही बॉम्बे में एक केस रिपोर्ट हुआ है ब्लैक फंगस का। सो वी शुड बी वेरी अलर्ट। और क्योंकि ये रैपिडली डिस्ट्रॉय करता है स्ट्रक्चर्स को। और अगर आपको लग रहा है कि आपके दांत लूज हो रहे हैं, आंखों में थोड़ी रेडनेस, ऐसे स्वेलिंग आ रही है, तो ये इमीडिएटली आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, बिकॉज ये रैपिडली स्प्रेड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अहलूवालिया, संसद टीवी के लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अहलूवालिया जो कि विस्तार से हमको समझा रहे थे कि क्या ज़रूरी है और जो तीसरी लहर इस वक्त जिसका हम सामना कर रहे हैं।